आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल है अमरकांत की लिखी कलजयी कहानी लड़का लड़की। इस कहानी में अमरकांत ने प्रेम के सतह पर प्रेमी जोड़े के अंतर्मन में उठने वाले सारे द्वंद्वों को स्पष्ट करते हुए एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी है। आशा है आप सभी इस कहानी से अपने अंतर्द्वंद्वों को सुलझा पाएंगे। इससे पहले कि मैं आज की कहानी सुनाना शुरू करूं, आप सभी से अनुरोध है कि हिंदी साहित्य से जुड़े रहने के लिए हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, सुनना और समझना शुरू किया जाए आज की सुप्रसिद्ध कहानी लड़का लड़की। सितंबर बीतते बीतते बरसात समाप्त हो चुकी थी और आकाश निर्मल एवं नीला दिखाई देने लगा था। चंदर ने उन्हीं दिनों एक फिल्म देखी। वह एक गोरा, खूबसूरत और पतला छरहरा नौजवान था, जिसको चलते हुए देखकर किसी वायु प्रकंपित ताजे बेंत की याद आ जाती। वह लाड प्यार में पला एक अच्छे खाते पीते देहाती परिवार का लड़का था, जो बीए की शिक्षा ग्रहण कर रहा था और विश्वविद्यालय के पास स्थित एक मोहल्ले में एक किराए के कमरे में रहता था। उस फिल्म का मुख्य अभिनेता उन्हीं फिल्मी लोकप्रिय नायकों की तरह था, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं और उछलकूद, फन, होशियारी और भावुकता का प्रदर्शन करके अंत में लड़की का हृदय जीत लेते हैं। फिल्में तो उसने बहुत देखी थीं, लेकिन इसने उस पर गहरा असर डाला और कई दिनों तक वह सड़कों पर बेचैन घूमता रहा और अंधेरी रातों में आकाश एवं तारों की रहस्यमयता को निहारता रहा। उसके बाद वह शहर की उग्र राजनीतिक हलचलों में भाग लेने लगा। वह कभी किसी जुलूस या प्रदर्शन में शामिल होकर नारे लगाता, कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण करता और 2 बार आगे बढ़कर उसने छात्रों की हड़ताल में हिस्सा लिया। इसी रास्ते से वह महानता के शिखर पर पहुंचेगा और अपने देश को महान बनाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह तेजी से साहित्य की ओर मुड़ा, क्योंकि किसी पत्रिका में एक कहानी पढ़कर उसको सहसा महसूस हुआ था कि साहित्य का क्षेत्र ऊंची प्रतिभाओं से शून्य है। वह अब लंबी प्रेम कहानियां और कविताएं लिखने के साथ रत जगा करने लगा। उसने संपादकों के पास अपनी कुछ रचनाओं के साथ कुछ लंबे आदर्शवादी और व्यक्तिगत पत्र भेजे, और जब कुछ रचनाएं लौट आईं, तो वह शहीदाना ढंग से व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया कि ये लोग एक दिन उसके पैरों पर गिरेंगे। वह अब अपने से बेहद संतुष्ट रहने लगा और अब उसको एक सुंदर लड़की की जरूरत महसूस होने लगी, जो उसकी अद्वितीयता से प्रभावित होकर उस पर अपना जीवन न्योछावर कर दे। किंतु बहुत सी घटनाओं में तलाश करने के बावजूद जब उसे ऐसी लड़की नहीं मिली, तो वह अत्यधिक परेशान हो उठा, क्योंकि वह अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। एक दिन सवेरे जब हवा तेज चल रही थी तथा वह अपने कमरे के सामने टहल रहा था, तो उसकी दृष्टि तारा की ओर गई, जो खुली छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। वह उसी मकान में रहने वाले एक क्लर्क की लड़की थी, जिसके एक कमरे का वह किराएदार था। लड़की का रंग सांवला था, शरीर लंबा तथा दोहरा, जिसके अलावा और कोई खास बात उसमें न थी। वह बार-बार अपने बालों को झटक रही थी और उन पर धूप पूरी तरह पड़ सके, इसके लिए शरीर को कभी बाईं ओर मोड़ लेती थी और कभी दाईं ओर। एक बार हवा इतनी तेज चली कि उसके बाल उड़ने लगे, गोया असंख्य काले सर्प भाग रहे हों। उसका आंचल भी उड़ उड़ जाता, जिसको संभालने में उसको खेल का मजा आने लगा और वह शरारत से मुस्कुराई। और तभी उसकी नजर नीचे चंदर की ओर गई और वह बेहद संकुचित हो गई और अपने शरीर को सिकोड़ तथा झुकाकर घर के अंदर भाग गई। चंदर को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कभी सोचा भी न था कि उस लड़की में इतनी चंचलता और शोखी हो सकती है। कमल के नाल की तरह झूलती नंगी बाहें और हथिनी की तरह मांसल शरीर। दरअसल उसने उस लड़की को कभी महत्व नहीं दिया था, यहां तक कि उसको ठीक से देखा भी नहीं था। यद्यपि वह उसके घर के अंदर आता जाता था और उसके यहाँ दावतों और समारोहों में कई बार शामिल भी हो चुका था। उसका ख्याल था कि वह एक भोंदू, गंदी और आलसी लड़की है, जैसे कि क्लर्कों की लड़कियों के बारे में उसकी राय थी। वह 3 मील पैदल चलकर कॉलेज पहुंचती थी, उतनी ही वापस लौटती थी, मामूली कपड़े पहनती थी तथा घर में डांट फटकार सुनती रहती थी। ये सब सोचकर चंदर को उस लड़की पर इतनी दया आई कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रबल आक्रोश से भर उठा। वह उस लड़की के भाग्य को सुधारेगा और इस तरह समस्त सामाजिक व्यवस्था पर क्रूर प्रहार करेगा तथा एक साधारण लड़की को प्यार करके देश के सामने अपनी महानता को सिद्ध कर देगा। और इस महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुंचकर उसको अपने ऊपर एक वीर नायक की तरह गर्व हुआ। वह बहुत ही आसानी से उत्साह एवं उमंग की मूर्ति बन गया और दूसरे दिन से ही उस लड़की को एक ऐसे प्रेमी की नजर से देखना लगा, जो अपने प्यार की खातिर बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हो।
जब वह कॉलेज जाने लगती, तो वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आकर खड़ा हो जाता और कॉलेज से लौटने के समय भी वह मौजूद मिलता। कभी कभी वह कुछ दूर तक उसका पीछा करता, कभी रास्ते में ही खड़ा दिखाई देता और कभी कभी छुट्टी होने के समय कॉलेज के गेट के सामने व्यस्ततापूर्वक इधर उधर जाते हुए नजर आता। इसके बाद वह उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। क्या समय है? आज देर से क्यों जा रही हो? कॉलेज में आज छुट्टी नहीं है? उखड़े उखड़े से प्रश्न आंखों में दया, दुख और शहादत की भावनाएं तैरा करती। फिर तो उसकी गतिविधियां कुछ इस ढंग से बढ़ी कि लड़की को सचेत हो जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहले तो उसको अचंभा हुआ, फिर वह उसको अविश्वास से देखने लगी, यहां तक कि कुछ ही दिनों बाद उसकी आंखों से एक अजीब भय झांकने लगा। उस दिन चंद्र काफी आगे बढ़ गया, जब वह अपने कमरे में बैठा था और तारा कॉलेज से वापस आई थी। चंद्र ने पहले कमरे के दोनों दरवाजों के बाहर देखा और जब कोई दिखाई न पड़ा, तो गलियारे से जल्दी जल्दी गुजरती हुई तारा को उसने पास बुलाया। तारा ने उसको चौंक कर देखा, फिर उसका चेहरा फक पड़ गया और वह डरती डरती कमरे के अंदर आई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है तारा? चंदर ने किसी हितैषी के अधिकार से पूछा। ठीक चल रही है। कोई कठिनाई है? नहीं। कठिनाई महसूस होने पर पूछ सकती हो। मैं कोई भूत नहीं हूं। बस यही समझ लो कि मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं देख सकता। तारा का सर झुका का झुका रहा। चंदर ने उठकर कमरे में 2 बार चहलकदमी की, फिर वह तारा के एकदम निकट आकर बोला, तारा, तुमको डरना नहीं चाहिए, अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। तुम में बहुत सी अच्छाइयां हैं, डरने की क्या जरूरत है? उसकी बातों का तारा पर न जाने कैसा असर हुआ कि उसका चेहरा रुदन की हल्की लकीरों में खो गया और वह अचानक छटक कर कमरे के बाहर निकल गई। तारा ने जल्दी से किताबें रखीं और एकांत कमरे में बैठकर चुपचाप आंखें पोंछने लगी। वह सचमुच अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगी, गोया किसी ने संकेत करके यह बता दिया हो कि उसका स्थान कहाँ है। वह अपने माँ बाप की प्रथम भूख प्यास की लड़की थी और उसको कभी बहुत लाड प्यार भी मिला था। उसका दिमाग बहुत अच्छा था और अपने इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार की संख्या बढ़ती गई और बाजार में जरूरी सामान की कीमतें चढ़ती गईं और उसके परिवार पर काली छाया मंडराने लगी। अब घर में रोज ही लड़ाई झगड़ा होने लगा, मामूली बात पर छक छक और गाली गलौज। पिता नाराज होकर घर से निकल जाते, कभी मान खाना पानी छोड़कर अपने को कमरे में बंद कर लेती। स्वयं उस पर भी रोज डांट फटकार ही पड़ती। उसको छाती फाड़कर काम करने पड़ते, बच्चों को संभालना पड़ता और छोटे भाई को गोद लादना पड़ता। कई बार उसकी पढ़ाई छुड़ाने की बात आई, जिसके लिए कई बार उसकी मां ने जिद ठान ली, लेकिन उसके पिता की वजह से ऐसा नहीं हो पाता था, क्योंकि वह जानते थे कि बिना पढ़ाई लिखाई के शादी नहीं हो पाएगी और यदि शादी जल्दी न भी हो तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाएगी। लेकिन घर के घुटन भरे वातावरण ने उसकी उमंग को समाप्त कर दिया था और वह घर तथा काम से भागने लगी। जब कॉलेज जाने का समय होता तो उसके उत्साह की सीमा न होती। उसकी टांगों में अजीब सी स्फूर्ति आ जाती और वह सारा काम जल्दी निपटाकर बाहर निकल जाती। फुर फुर बाहर निकलकर उसको अजीब सी शांति महसूस होती। काश वह अपने घर कभी न आ पाती और इसी तरह सड़कों पर घूमती रहती। लेकिन शाम को जब वह घर लौटती तो उसको महसूस होता कि मानो उसके पांवों में मन मन के बोझे बांध दिए गए हों और हृदय पर एक भारी शिला रख दी गई हो। कैसी मजबूर और हीनता भरी जिंदगी थी। उसका रुदन सिसकियों में बदल गया, जिसके थमने पर वह चंद्र की बातें सोचने लगी और उसको एक अजीब ताजगी और नवीनता का अनुभव होने लगा, तथा यह भी कि उसका भी कुछ महत्व है। बादलों की तरह निरुद्देश्य भागते हुए उसके मन को एक ठोस आधार प्राप्त हुआ था। देखते ही देखते सब कुछ उलट पुलट हो गया और उसके मन में एक प्रबल आंधी चलने लगी। रात में वह चारपाई छोड़कर चुपके से खुली छत पर आ जाती और अंधकार में कुछ तलाश करने लगी। लगातार बरसते हुए पानी को देखकर उसकी आंख भर आती और कुछ ही दिन बाद वह कुछ पूछने के बहाने किताब लेकर चंदर के कमरे में पहुंच जाती और शीघ्र ही इस पूछने और बताने के बीच प्यार का नाटक खेला जाने लगा। अंत में वे छिप छिप कर मिलने लगे, कभी रात के अंधेरे में और कभी कॉलेज के फाटक पर। मेरा साथ दोगी? चंदर कभी पूछता था। मैं नहीं जानती, तारा शर्मा जाती थी। नहीं, मैं साफ साफ बातें सुनने का आदी हूं। दूंगी, दूंगी, मैं दुनिया को दिखा दूंगा, चंदर गर्व से कहता था। इसके बाद चंदर बहुत ही ऊंचाई से अपना जीवन दर्शन पेश करने आ जाता। उसकी बात मेरे विचार में, या मैं यह सोचता हूं, से शुरू होती थी। उसको पूरा विश्वास था
कि वह एक महान क्रांतिकारी परोपकार का कार्य कर रहा है, जिसमें अपनी पूर्ण विजय और सर्वोच्चता की बात सोचकर वह सारे समाज को अपने शत्रु के रूप में कल्पना करने लगता। अपने प्यार को लेकर वह निरंतर संघर्ष और लड़ाई की बात सोचता था और इसीलिए तारा को तैयार करना चाहता था। तारा, तुमको बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। तुमको किसी से डरना नहीं है, तुमको अधिक से अधिक परिश्रम करके अधिक से अधिक पढ़ना है। किसी के सामने आने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, मैं सबको देख लूंगा। तारा, मुझे योग्य स्वाभिमान स्त्रियां पसंद है। तुम्हें मेरे विचारों के योग्य बनना है। जाड़ा और गर्मी बीत गई और फिर बरसात आ गई। तारा इंटरमीडिएट पास करके बीए में पहुंच गई। इन कुछ महीनों में चंदर के प्यार और विचार ने उसके जीवन को संपूर्णतः बदल दिया। उसकी आंखों में सदा एक चमक दिखाई देती, जैसे प्रातःकाल पूर्वी क्षितिज का अंधेरा फट जाता है। उसने अपने और जीवन के दोषों को नई दृष्टि से देखा और वह जल्दी से जल्दी चंद्र के अनुकूल बनने के लिए उत्सुक हो उठी। उसके होठों पर सदा एक मधुर और विश्वासपूर्ण मुस्कुराहट छाई रहती और वह उत्साह, स्फूर्ति, स्नेह और सद्भाव की मूर्ति बन गई। वह तड़के ही उठ जाती, घर की सफाई वफाई करके खुद नहाकर अंगीठी जला देती और समय पर नाश्ता करके सबको आश्चर्यचकित कर देती। उसने दूसरों की अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सबके कपड़े प्रेस करने, पिताजी तथा छोटे भाइयों के जूते पालिश करने तथा माताजी के लिए तमाखू चढ़ाने का नियम बना लिया। अब माँ को सवेरे नियमित रूप से पानी भरे लोटे में रखी नीम की दातुन तथा भोजन के समय सबको प्याज और चटनी अवश्य मिल जाती। वह छोटे भाई बहनों को समय पर उठाकर तैयार करा देती तथा उनको खिला पिलाकर पढ़ने के लिए बिठा देती। जब वह कॉलेज जाती तो उसका मन सदा चंदर के प्यार से पुलकित रहता और वह अपनी सहेलियों के सामने भी बातचीत में सदा चंद्र के विचारों को ही दोहराती रहती। उसका जीवन एक महान दिलचस्पी, विश्वास एवं प्रतीक्षा में परिवर्तित हो गया था। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो उसकी माँ उसके छोटे भाई पप्पू को गालियां दे रही थी। माँ, ये ठीक नहीं है, तारा ने कहा। क्या ठीक नहीं है? गालियां देना? अरे मेरी भौजी, तू मुझे सिखाने चली है? आओ तो झाड़ू से बात करूं। तारा का मुंह क्रोध से तमतमाने लगा और आंखें चमकने लगी। उसने झंझनाती आवाज में कहा, आप मेरे प्रति ऐसी जबान में नहीं बोल सकती। क्या? तेरी ये हिम्मत? मैं अब बड़ी और जिम्मेदार हो गई हूं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे पप्पू, बुला अपने बाप को। उसकी मां चीख पड़ी। आने दे उनको, मैं तेरा दीदा नवाती हूं। बाप रे, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है। ठहर जा, मैं तेरा पढ़ना लिखना छुड़ाती हूं और इसी साल तुझे घर से भगाती हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तारा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या कहा? तू शादी नहीं करेगी? नहीं, नहीं। तो क्या करेगी? छाती पर मूंग दलेगी। मुंह क्यों दलूंगी? मैं अधिक से अधिक पढ़ूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैं अपनी समस्या खुद हल करूंगी। तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पढ़ूंगी? मां होंठ विकृत करके बोली। तू पढ़ेगी क्या? सारे खानदान की नाक कटाएगी। रह, जबान लड़ाने का मजा चखाती हूं। उसके बाद उसकी मां ने पास में रखे एक डंडे को उठा लिया और आगे लपक कर उस पर प्रहार करने लगी। तारा पहले चीखी, इसके बाद काठ की तरह खड़ी होकर मार खाती रही। उसका मुंह लाल हो गया था और आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। आंसुओं से भीगे हुए होठों में वह बुदबुदाई, मारकर तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन मेरे विचारों को बदल नहीं सकती। तारा ने भोजन त्याग दिया। वह पहले की तरह ही सब काम करती रही, लेकिन अन्न को हाथ न लगाती। पहले तो मान जिद में कुछ न बोली, लेकिन जब 2 दिन बीत गए तो माथा ठनका। इसको पता नहीं इधर क्या हो गया है, कहीं सचमुच जान न दे दे। इसके लक्षण इधर समझ में नहीं आते। देर तक बनाव श्रृंगार करती रहती है, बातें भी बुजुर्ग की तरह करती है। लड़की को यह सब शोभा नहीं देता है। इज्जत आबरू के साथ दिन कट जाए, यही बहुत है। उसने अब पति से सारी बात कह देना उचित समझा और कहकर स्वयं रोने लगी। पति ने पहले पत्नी को बहुत फटकारा, फिर वह तारा के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने साफ साफ बात करना उचित समझा। प्रश्न पर प्रश्न तारा पहले हिचाकिचाई, लेकिन पिता ने कहा कि वह पढ़ी लिखी लड़की है, वह उससे साफ साफ बातें सुनना चाहते हैं। पिता के स्वर में अपार सहानुभूति थी। तारा अपने को रोक न सकी। उसने सब कुछ बता दिया और उसकी हिचकियां बंध गईं। पिता का चेहरा गंभीर हो गया और वह वहां से उठ आए। वह टहलने लगे, चुपचाप। कभी यह लड़की इतनी कितनी छोटी थी और आज बड़ी होकर ऐसी बातें कर रही है। जमाना कितना बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है? काश ऐसा हो सकता। विभिन्न जातियों के बीच आज शादियां होने लगी है, इसमें क्या खास बात है? फिर वह तिलक, दहेज से बच जाएंगे, जिसके लिए कर्ज के अलावा कोई और चारा नहीं है।
लड़का बुरा नहीं है। वह देर तक सोचते रहे, फिर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि तर्क एवं सच्चाई के सहारे जब वह 2 कदम आगे बढ़ते थे, पुराने संस्कार उनके कदम को पीछे खींच लेते थे। रात में देर तक पति पत्नी खुसुर फुसुर करते रहे। बीच में पत्नी रोई चिल्लाई, फिर पति देर तक समझाते रहे। स्पष्ट, दृढ़ आवाज, तर्क संगत बातें, नए जमाने के विचारों को स्वीकार करने की दलीलें। पत्नी का विरोध मंद पड़ने लगा। फिर पता नहीं कब से सब कुछ खामोशी में खो गया। तारा सारी बातें छिप कर सुन रही थी। जब वे सो गए तो वह चुपके से पैर दबा कर निकली। खुशी के मारे उसकी देह थरथरा रही थी। चंद्र को वह कब यह सब सुनाएगी? चारों ओर घना अंधेरा कुंडली मारकर बैठा था। हवा गुमसुम थी, जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। चंद्र अभी सोया नहीं था। खटखटाहट सुनते ही दरवाजा खोल दिया और हाथ बढ़ाकर तारा को अपने पास खींच लिया। मैं आज बहुत खुश हूं, तारा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी आंखें प्यार से चमक रही थीं। क्या बात है? चंदर ने लापरवाही से पूछा। मिठाई खिलानी पड़ेगी। जरूर, अब बताओ। पिताजी राजी हो गए हैं? राजी हो गए हैं? क्या मतलब? चंदर कुछ समझ नहीं पाया था। तारा ने विस्तार से सब बात सुनाई। उसके स्वर में उमंग की तेजी और चमक थी। चंद्र का चेहरा सहसा फक पड़ गया। उसने अपने को आलिंगन से मुक्त कर लिया और खिड़की के बाहर अंधेरे में देखने लगा। शादी। वह अपने को महान समझाता था और उसकी कल्पना थी कि उसका प्यार महान संघर्ष, महान तूफान और महान कुर्बानी के दौर से गुजरेगा। उसके प्यार की ऐसी साधारण परिणति होगी, ऐसा उसने सोचा भी न था। उसका मुंह देखते ही देखते कठोर हो गया। क्या बात है? तारा डर गई। यह धोखा है, उसने घृणा से मुंह बिचकाते हुए कहा। क्या धोखा है? तुम धोखेबाज हो। तुमने शुरू से आखिर तक मेरे साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है, आप बताते क्यों नहीं? तारा ने रुआं से स्वर में कहा। हाँ, किया है। इसी के लिए तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, पर आज मैं समझ गया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकती। तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़ा काम और कैसे हो सकता है? तारा का चेहरा अपमान से तमतमाने लगा। बड़े काम करने के बड़े तरीके होते हैं। उसके लिए बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तुम उनके काबिल नहीं हो। मैं अब समझ गई। तारा के स्वर में तीखापन था। क्या समझ गई? आप मुझे प्यार नहीं करते। आप प्यार कर ही नहीं सकते। क्या मतलब? चंदर चौंक पड़ा। मतलब स्पष्ट है। प्यार की चरम परिणति है शादी। इसी मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष और कुर्बानियां दी जाती है। लेकिन अब यह मंजिल प्राप्त हो जाती है तो आपको खुशी नहीं होती। इसका अर्थ है कि आपके संघर्ष की बातें जिम्मेदारियों से बचने और स्वार्थ को छिपाने का बहाना है। मैंने तो जीवन के आरंभ से ही संघर्ष किया है। आपने क्या किया? आप भूख जानते हैं? आपको गरीबी, जलालत, घुटन, ऊब, निराशा का पता है। साफ तो यह है कि आपको एक नारी देह की जरूरत है और जरूरत है अपने अहंकार की तृप्ति की। तुम वाहियात बक रही हो, चंद्र ने घूरकर कठोर स्वर में कहा। हाँ, वाहियात बक रही हूं, तारा और भी तीखी आवाज में बोली। लेकिन आज आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा। मैं आपको कितना प्यार करती हूं, यह नहीं बता सकती। लेकिन आज आपकी भी गलत बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका भी ऐसा ही कहना है। आपके लिए तो मैं बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार थी। लेकिन इधर मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि आप केवल अपनी बातों को महत्व देते हैं। दूसरों की भावनाओं की आपकी कतई परवाह नहीं। कितनी बार मेरी इच्छा हुई कि आपसे अपने मन की बातें कहूं, अपने दुख सुख की, अपनी कल्पनाओं की, भविष्य की। कई बार मैं कोई अच्छी किताब पढ़कर आती थी और उसके बारे में आपसे बातें करना चाहती थी, लेकिन आप मेरी हर बात को काटकर अपनी बातें शुरू कर देते थे। वही उपदेश, वही छात्र आंदोलन के अनुभव। आपको दो ही बातों से मतलब है, एक मेरी देह से और दूसरे मुझे उपदेश देने से। मैं मेहनत करूं, मैं कुर्बानी देने को तैयार हो जाऊं। आप क्या करोगे? आप क्या मेहनत करते हैं? बात तो यह है कि आप सदा हवा में उड़ते रहना चाहते हैं और आज जब जमीन पर उतरने का मौका आया है, त्याग करने का समय आया है, तो आप जान बचाना चाहते हैं। इसलिए आप नाराज हैं। अपने लिए मौजपूर्ण गैर जिम्मेदार और दूसरों के लिए परिश्रम, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यही आपका जीवन दर्शन है। पर मैं आपसे ये पूछती हूं कि आपने मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? खैर, आप ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं रहा चाहती। अंत में अपनी बातें रुदन में बिखर गईं और वह तेजी से बाहर निकल गई। चंदर कुछ देर तक कमरे में सुन्न खड़ा रहा। ऐसी उम्मीद उसको न थी। कुछ क्षणों के लिए उसको लगा कि तारा की बातें सही हैं। तब वह अपने को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा।
लेकिन शीघ्र ही उसने अपने को इस भावना से मुक्त कर लिया। अब उसका मुंह क्रोध और घृणा से विकृत हो गया। एहसान करने का यह फल मिलता है। जिसको उसने कीचड़ से निकाला था, वह अब उसी पर प्रहार कर रही है। यह है दुनिया। उसने अंधेरे में थूका और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। और यहीं ये कहानी हमारे दिमाग में अनेक द्वंद्वों को सुलझाती हुई समाप्त होती है। कहानी में लेखक ने युवा प्रेम की हर पहलुओं को उजागर किया है। प्रेम में आदमी यथार्थ के धरातल पर नहीं, बल्कि ख्यालों में खोया रहता है। शायद इसीलिए नायक नायिका के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देता है, क्योंकि जो भी बिना संघर्ष के मिलता है, मनुष्य उसका कद्र नहीं करता। नायिका ही इस कहानी की वास्तविक नायक है, क्योंकि वह जीवन के यथार्थ से परिचित खुद के लिए कुछ करने की ठानी है। समाज में जो छवि महिलाओं और लड़कियों की बनी है, नायिका उससे पार जाने की महत्वाकांक्षा रखती है। शायद इसीलिए नायक को ठुकरा भी देती है, लेकिन स्त्री गरिमा को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने में सक्षम हो जाती है। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि समाज को व्यक्ति ही बदलता है, अतः खुद के सुधार सामाजिक सुधार की प्रथम कड़ी है। हिंदी यूनिट आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहेगा, अतः आपसे निवेदन है कि हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे अपडेट लगातार प्राप्त होता रहे। इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।